हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो आप सभी बताइएगा, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इसके पहले हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था शब्द रूप धातु रूप पे। और देखा जाए तो संस्कृत व्याकरण में जितने भी टॉपिक हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। बस एक दो टॉपिक और बच गया है, तो उनको भी हम इस 2-4 क्लास में जो है समाप्त कर देंगे। मान के चलिएगा इस हफ्ते आपका संस्कृत व्याकरण पूरा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पीजीटी का एग्जाम लगा हुआ है। और यहाँ पीजीटी के एग्जाम में जो है संस्कृत से प्रश्न आते हैं आपके, तो इनको आप हल्के में मत लीजिएगा। मैंने सारा पढ़ा दिया है, तो आप लोग अगर डेली मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी हो गई होगी। और अगर किसी का छूट गया है, कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो प्लीज़ जाके पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा। सारी मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है, आपको बहुत ज़्यादा ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साहित्य की अलग प्लेलिस्ट है, व्याकरण की अलग है, शब्द रूप धातु रूप की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप आसानी से जाके वहाँ से ढूंढ के वीडियोस देख सकते हैं और अपनी तैयारी को, जो भी थोड़ी बहुत कमी है, उसको और भी अच्छे से बेहतर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी आपके समय है, अभी आप कर सकते हैं। तो आज हमको पढ़ना है संस्कृत व्याकरण में, जो कि वाच्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न आते हैं कि कर्तृवाच्य क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये जो वाक्य दिया है इसमें कर्मवाच्य है कि कर्तृवाच्य का वाक्य है या फिर ये भाववाच्य का वाक्य है। और यहाँ पे प्रश्न आते हैं कि कर्तृवाच्य का अगर वाक्य है तो इसको हम भाववाच्य में कैसे बदलेंगे, भाववाच्य का है तो इसको कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे, या फिर कर्मवाच्य का है तो भाववाच्य में कैसे बदलेंगे, कर्तृवाच्य में कैसे बदलेंगे। तो देखिए, इस तरीके से भी प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम शुरुआत करते हैं, वाच्य के बारे में जानते हैं कि वाच्य होता क्या है। फिर इसके बाद हम इसको जो है आराम से पढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि जो मैं अभी क्लास में पढ़ाऊं सेम इसी टाइम आपको सारी चीजें याद हो जाए। बाद के लिए आप कुछ भी मत रखिएगा, क्योंकि बाद कभी आता नहीं है, बाद कभी आता नहीं है। एक आपने दोहा सुना होगा ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो वही चीज है, जो चीज आपको कल याद करनी है उसको कल ना याद करो, आज ही याद करो। और आज ही याद करना है तो अभी याद करो। मेरी वीडियो आप देख रहे हैं तो इसको कल के लिए मत टालिएगा, आज ही देखना है। और आज ही का मतलब कि अभी देखना है। जैसे मेरी वीडियो यूट्यूब पे पड़ रही है, तुरंत आप जो है मेरी वीडियो को देखिए, उसको टालिए मत। और तुरंत देखेंगे तो आपको तुरंत जो है चीजें यहीं पे आपको याद भी हो जाएंगी। ठीक है, तो याद तभी होंगी जब आप शुरू से अंत तक मेरे चैनल पे जुड़े रहेंगे और आप चीजों को समझेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। वाच्य, देखिए वाच्य होता क्या है। तो वाच्य का सिंपल सा अगर हम परिभाषा की बात करें तो सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं, वाक्य के कहने की विधि को संस्कृत में वाच्य कहा जाता है। कोई भी वाक्य है, उस वाक्य के कहने की विधि को, जिस तरीके से वो वाक्य कहा जा रहा है, उस वाक्य के कहने की विधि को ही हम संस्कृत में क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। समझ में आया? परिभाषा आपसे पूछेगा नहीं, बस जानकारी के लिए पता होना चाहिए। बात करें वाच्य की, तो वाच्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। देखिएगा, मैंने लिखा भी है। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। भाव मतलब क्रिया, तो भाववाच्य को हम क्रियावाच्य भी कह सकते हैं। ये समझ जाइएगा, भाव मतलब क्या होता है, क्रिया होती है, तो भाववाच्य को हम क्रियावाच्य भी कह सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया। प्रश्न यहाँ से प्रश्न बन सकता है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा क्या है, तीसरा होता है आपका भाववाच्य। ये 3 क्लियर हुआ, क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, वाच्य, कौन से वाच्य के बारे में हम कैसे जानेंगे कि अगर ये वाक्य दिया है तो ये कर्तृवाच्य का वाक्य है या फिर ये कर्मवाच्य का वाक्य है या फिर ये भाववाच्य का वाक्य है। अब मैं एक एक करके आपको यहाँ पे बताती हूँ, आप मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा और नजर आपकी स्क्रीन पे होनी चाहिए।
आपको चीज़ें सब समझ में आएंगी। मैंने चार्ट रूप में अभी बनाया है, यहाँ पे चार्ट आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद मैं इसको जो है अपने शब्दों में भी लिखी हूँ, ताकि अगर कोई नोट्स बनाना चाहता है तो वो बना सकता है। फिलहाल अभी मैं इसको समझाती हूँ कि मैंने इसको कैसे कैसे लिखा है, ताकि आप इसको आसानी से समझ जाइए। कम शब्दों में ज़्यादा बातें कहना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो कर्तृवाच्य का वाक्य होता है, इसमें क्या होता है, इसमें कर्ता प्रधान होती है। जैसे कोई कर्तृवाच्य का अगर वाक्य दिया हुआ है तो आप कैसे जानेंगे कि ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। तो सबसे पहली जो पहचान होती है वो होती है कर्ता। कर्ता इसमें प्रधान होता है। अब हम कैसे जानेंगे इसमें कर्ता प्रधान है? तो भाई कर्ता जो इसमें प्रधान होता है वो हमेशा प्रथमा विभक्ति में होगा। ये इसकी पहली पहचान है कर्तृवाच्य की। कर्तृवाच्य के वाक्य में जो प्रधानता होती है वो कर्ता की होती है, और कर्ता जो होता है वो हमेशा प्रथमा विभक्ति में देखने को मिलेगा। कर्ता किस विभक्ति में देखने को मिलेगा? तो प्रथमा विभक्ति में देखने को मिलेगा, और इसमें जो होता है कर्ता की प्रधानता होती है कर्तृवाच्य में। एक समझ में आया आपको कि कैसे आप पहचानेंगे? दूसरी जो इसकी पहचान है वो समझिएगा। कर्तृवाच्य का जो वाक्य होता है उसमें जो कर्ता का अनुसरण जो है वो क्रिया करेगी। क्रिया यानी कि यही भाववाच्य, भाववाच्य यानी कि क्रियावाच्य। तो जो कर्तृवाच्य का वाक्य होता है ना, उसमें कर्ता जैसे कर्ता अगर प्रथमा विभक्ति में है तो उसी के हिसाब से क्रिया भी चलेगी, यानी कि क्रिया भी प्रथमा विभक्ति में ही होगी। कर्ता जैसे जैसे चलता जाएगा वैसे वैसे क्रिया भी चलेगी। समझ लीजिए, जैसे कि मान लिया हमारा जैसे परिवार है या आपका भी परिवार है, तो आपके परिवार में किसका चलता है? या तो पापा की चलती होगी या मम्मी की चलती होगी। तो चलिए पापा की चल रही है, तो अगर पापा की चल रही है तो पापा जो है वहां के कर्ता हो गए, पापा कर्ता हो गए, पापा प्रधान हो गए, ठीक है। और पापा के अनुसार पूरा घर चल रहा है। पापा ने अगर कह दिया कि इतने बजे उठना है तो इतने बजे उठना है, इतने बजे जाना है तो इतने बजे ही जाना है, आज खाने में ये बनेगा तो खाने में वही बनेगा। तो कर्ता के अनुसार ही क्रिया हो रही है ना। तो कर्ता हो गए पापा, और क्रिया जो हो रही है उनके अनुसार ही हो रही है, तो पापा प्रधान हो गए। अब सिंपल सा एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे स्कूल, विद्यालय को समझिएगा। स्कूल ले लीजिए, स्कूल में आप पढ़ने जाते हैं तो स्कूल किसके अनुसार चलता है? आचार्य तो वहां पे बहुत हैं, तो स्कूल जो चलता है वो किसके अनुसार चलता है? प्रधान आचार्य के अनुसार, यानी कि प्रधानाचार्य जिसे हम कहते हैं। क्या चपरासी के अनुसार स्कूल चलता है? नहीं ना, प्रधानाचार्य के अनुसार स्कूल चलता है। आचार्य बहुत हैं लेकिन उसके कर्ता धर्ता कौन है? प्रधानाचार्य हैं। तो प्रधानाचार्य के आधार पे जो है स्कूल चलता है, तो वो हो गए कर्ता, ठीक है। और उन्हीं के अनुसार जो है स्कूल चल रहा है, तो वो क्या हो गई? क्रिया हो गई। ऐसे आप सरल शब्दों में इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सीधा सीधा है, अगर कोई कर्तृवाच्य का वाक्य है तो सबसे पहली पहचान इसकी है कि उसमें कर्ता की प्रधानता होगी, और कर्ता जो है वो प्रायः प्रथमा विभक्ति में होगा, और कर्ता का अनुसरण जो है वो क्रिया करेगी, क्रिया कर्ता का अनुसरण करेगी। ये क्लियर हुआ? और इसके बाद अगली पहचान है कि कर्तृवाच्य के जो वाक्य होते हैं उसमें जो कर्म होता है वो प्रायः द्वितीया विभक्ति में होता है। कर्म किस में होता है? द्वितीया में होता है। कर्ता किस में होता है? प्रथमा में होता है। और क्रिया जो है किसके अनुसार चलती है? कर्ता के अनुसार चलती है। ये इसके पहचान है। तो तब हम बताएंगे कि ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, कर्मवाच्य को देखते हैं। देखिए, जब हम कहते हैं कर्मवाच्य का कोई वाक्य लेते हैं, तो देखिए कर्मवाच्य के वाक्य में क्या होता है, इसमें कर्म की प्रधानता होती है। जिस वाच्य को हम पढ़ते हैं उसी वाच्य की प्रधानता होती है। अभी हम कर्तृवाच्य के बारे में बता रहे थे ना, तो कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्ता की प्रधानता हमने देखी, और जिसकी प्रधानता होती है वो प्रायः प्रथमा विभक्ति में होता है। ये सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि कर्तृवाच्य का अगर वाक्य है तो उसमें कर्ता की प्रधानता है, और कर्ता जो है वो प्रायः प्रथमा विभक्ति में होगा। मतलब कि जिसकी प्रधानता होती है वो हमेशा प्रथम होता है, ऐसे समझिएगा।
जो फर्स्ट आता है क्लास में, जो बच्चा फर्स्ट आता है उसी की तो प्रधानता होती है। अरे भाई ये इस क्लास का टॉपर है, ये इस कॉलेज का टॉपर है, तो ऐसे ही याद करिएगा, जिसकी प्रधानता होती है वही प्रथमा विभक्ति में होता है। समझ में आया? तो ऐसे ही जब कर्मवाच्य की हम बात करते हैं तो देखिएगा, कर्मवाच्य के वाक्य में क्या होता है, कर्म की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य के वाक्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है। और जब कर्म की प्रधानता हो रही है तो कर्म किस में जाएगा, प्रथमा में जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको जिसकी प्रधानता होती है वो प्रथमा में होता है। तो कर्मवाच्य के वाक्य में कर्म की प्रधानता होगी, और इसकी जब प्रधानता है तो कर्म किस में होगा, प्रथमा विभक्ति में होगा। और कर्तृवाच्य में क्या था, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान था और कर्ता प्रथमा में था, और कर्म किस में था, कर्म जो है वो द्वितीया में था। और जब कर्मवाच्य की बात कर रहे हैं तो इसमें कर्म क्या है, ये प्रथमा विभक्ति में है। अब बात करेंगे क्रिया की, तो जो कर्मवाच्य का वाक्य होता है उसमें क्रिया किसके अनुसार चलती है, वो कर्म के अनुसार चलती है। किसके अनुसार चल रही है, कर्म के अनुसार चलने लगती है। तो जिसकी प्रधानता होती है भैया, क्रिया उसी के अनुसार चलती है, ये समझिएगा। तो कर्मवाच्य के वाक्य में प्रधानता कर्म की है तो क्रिया कर्म के अनुसार चलने लगी। कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्ता की प्रधानता थी तो क्रिया किसके अनुसार चल रही थी, कर्ता के अनुसार चल रही थी। तो समझ जाइएगा, जिसकी प्रधानता होती है उसी को फॉलो करती है क्रिया। अगर आपके घर में पापा की प्रधानता है, पापा के कहने पे हर चीज हो रहा है, तो पापा क्या हो जाएंगे, क्रिया हो जाएंगे। बाकी पापा जो है वो कर्ता हो जाएंगे, बाकी लोग क्रिया हो जाएंगे। अगर मम्मी के अनुसार चल रहा है तो मम्मी के अनुसार घर चल रहा है तो मम्मी को बना लीजिए कर्म, और फिर मम्मी के अनुसार सब लोग क्रिया करने लगेंगे। मम्मी की बात को मानेंगे, पापा की बात की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। तो कर्ता बना लीजिए पिताजी को और कर्म बना लीजिए माताजी को। समझ में आया? और भाववाच्य किसको बना लेंगे, भाववाच्य उनके बच्चे हो गए। मान लिया बेटी को ले लीजिए, फैमिली से जोड़ लीजिए इसको, फैमिली से आप कनेक्ट करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो कर्तृवाच्य हो गया पिता, कर्मवाच्य हमारी माँ जी हो गई, और भाववाच्य क्या हो गया, भाववाच्य जो हो गया हम लोग हो गए, यानी कि हम सब बच्चे हो गए। तो अगर कर्तृवाच्य है, अगर पिता की प्रधानता है तो भाई पिता के कहने पे भी हम लोग चलेंगे। अगर कर्मवाच्य है यानी कि माँ की प्रधानता है तो भी हम लोग, तब हम लोग किसके अनुसार चलेंगे, माँ के अनुसार चलेंगे, पिता के अनुसार नहीं चलेंगे। पिता ने कह दिया तो उनकी बात को हमें नहीं सुनना, हमें मम्मी की बातों को सुनना है, क्योंकि प्रधानता मम्मी की है। और अगर कर्तृवाच्य का वाक्य है, अगर मान लिया कि कर्ता की प्रधानता है, पापा की प्रधानता है किसी के घर में, तो वो पापा की सुनेगा, मम्मी की नहीं सुनेगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप रिलेट करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, कर्मवाच्य आपको समझ में आया। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है और इसमें प्रायः प्रथमा विभक्ति होती है। ये बातें क्लियर हुई। और क्रिया जो होती है फिर कर्म के अनुसार चलने लगती है। तो कहेंगे कि अब कर्म के तो हमें पता चल गया, कर्म जो है वो प्रथमा में होता है और क्रिया जो होती है वो कर्म के अनुसार चलती है, लेकिन कर्ता कहाँ गया। तो भैया इसका जो कर्ता होता है ना कर्मवाच्य का, वो तृतीया में चला जाता है, मतलब तृतीया विभक्ति में कर्ता लगता है। कर्मवाच्य के वाक्य में जो कर्ता होता है वो प्रायः तृतीया विभक्ति में होता है। किसमें होगा, तृतीया विभक्ति में। ये इनकी तीन पहचान है जिससे आप कर्मवाच्य के वाक्य को पहचानेंगे। ये समझ में आया। अब बात करते हैं भाववाच्य की, क्रिया भाववाच्य जिसे हम क्रियावाच्य भी कहते हैं। तो देखिए जब भाववाच्य की वाक्य करेंगे, भाववाच्य की हम बात करेंगे तो भाववाच्य को हम क्या कहते हैं, भाव मतलब होता है क्रिया। तो क्रियावाच्य अगर है तो इसमें क्रिया की प्रधानता होगी। भाई जो वाच्य होगा उसी की प्रधानता होगी, और जिसकी प्रधानता होती है वो प्रथमा में होता है। अभी आपने पढ़ा है, जैसे कर्तृवाच्य का वाक्य है तो कर्ता प्रधान है, कर्ता प्रथमा में है। कर्मवाच्य के वाक्य में कर्म प्रधान है, कर्म प्रथमा में है। भाववाच्य यानी कि क्रियावाच्य है तो क्रियावाच्य में क्रिया प्रधान है, और क्रिया किस में होगी, वो प्रायः प्रथमा विभक्ति में होगी। तो ये तो सिंपल सा आपको रट गया होगा और समझ में भी आ गया होगा, है कि नहीं। तो भाववाच्य यानी कि क्रियावाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है तो क्रिया जो होती है वो प्रथमा विभक्ति में होती है। अब दूसरी बात क्या है, और दूसरी बात अगर हम करें तो क्रिया जो होती है ये प्रथमा विभक्ति में होती है और हमेशा एक वचन में होगी।
किसमें होगी क्रिया? ये हमेशा एक वचन में होगी और इसमें जो कर्ता होता है ना वो प्रायः तृतीया विभक्ति में होता है। इसका भी कर्ता तृतीया विभक्ति में होता है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है इसमें कर्म नहीं होता है। जो भाववाच्य का वाक्य होता है उसमें प्रायः कर्म नहीं होता है। तो एक चीज आपने नोटिस किया वो ये है कि जो कर्मवाच्य है और जो भाववाच्य है दोनों का नियम सेम है, दोनों का नियम सेम है। बस क्या है, अगर कर्मवाच्य का वाक्य है तो उसमें कर्म रहता है, कर्म की प्रधानता होती है, लेकिन भाववाच्य के वाक्य में कर्म नहीं होता है। अगर कर्म नहीं है तो वो भाववाच्य का वाक्य है और अगर कर्म है तो वो जो है कर्मवाच्य का वाक्य है, तो वो भाववाच्य का नहीं है। और कर्म अगर नहीं है तो फिर हम उसको किस में डालेंगे? भाववाच्य में डालेंगे। और कर्मवाच्य में जो कर्ता होता है वो तृतीया में होता है, भाववाच्य में भी जो कर्ता होता है वो भी तृतीया में होता है। तो ये चीजें आपको समझ में आई। इसको अभी आप और अच्छे से समझेंगे जब आप एग्जाम्पल देखेंगे। अभी इतना मैंने चार्ट को समझाया है कि मैंने इसको लिखा कैसे है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा मैंने इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे देखिए कर्तृवाच्य मैंने एक साइड लिखा है, इधर कर्मवाच्य, इधर भाववाच्य। इधर मैंने लिखा है कर्ता, यहाँ पे है कर्म, इधर है भाव। जो चीज ऊपर मैंने समझाया है बस उन्हीं चीजों को लिख दिया है मैंने। बात करेंगे कर्तृवाच्य की अगर हम, तो कर्तृवाच्य का जो कर्ता होता है वो प्रथमा में होता है, कर्म जो होता है वो द्वितीया में होता है और भाव जो होता है वो कर्ता के अनुसार चलता है। जैसे जैसे कर्ता जिस जिस रूप में जाएगी वैसे वैसे जो है यहाँ पे भाव यानी कि क्रिया भी परिवर्तित होगी कर्ता के अनुसार ही। कर्मवाच्य की अगर हम बात करेंगे तो कर्मवाच्य का जो कर्ता है ये तृतीया में जाएगा और कर्मवाच्य है तो कर्म की प्रधानता है तो कर्म किस में जाएगा? ये प्रथमा में जाएगा। और भाव की अगर हम बात करेंगे, भाव यानी कि क्रिया, तो क्रिया जो है वो किसके अनुसार चलेगी? इसी के अनुसार चलेगी ना, कर्म के अनुसार ही तो भाई क्रिया चलेगी। तो क्रिया जो है कर्म के अनुसार चलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कर्म की प्रधानता है। बात करेंगे भाववाच्य की, तो भाववाच्य का जो कर्ता है वो भी तृतीया में होगा। भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। भाववाच्य में जो क्रिया होती है वो प्रायः प्रथम पुरुष एक वचन में होती है। तो ये आपको चार्ट मैंने बना के दिखा दिया है। जो चीजें मैंने आपको अभी समझाई है शब्दों में उसी चीजों को मैंने ऐसे लिख दिया है चार्ट में। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब कर्तृवाच्य की पहचान हम कैसे करेंगे, कर्मवाच्य की कैसे करेंगे और भाववाच्य की कैसे करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और ये तो मैंने तीनों को एक साथ बताया ना, अब सबको एक एक के बारे में चलिए मैं बताती हूँ। और मैंने नियम भी सबका लिख दिया है ताकि अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप अच्छे से बना सकते हैं। चलिए नंबर 1 पे हम देखेंगे कर्तृवाच्य। अब देखिए कर्तृवाच्य की अगर हम बात करें तो जो मैंने आपको बताया है देखिए वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। आप देखिएगा अच्छे से तो आपको समझ में आएगा। ये बहुत टफ है नहीं, बस आप लोग इसको टफ बना देते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि आप लोग इसको पढ़ते नहीं हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ भी टफ नहीं है, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। लेकिन जब पढ़ेंगे तब तो समझ में आएगा। जब तक आप चीजों को देखेंगे नहीं तब तक आप उसकी गहराई को जानेंगे कैसे? ऊपर से देखने में तो हर चीज टफ लगती है कि आपने कोई बुक लिया, ऊपर से देखा तो अरे यार कैसे मैं पढ़ूंगा, लेकिन जब आप उसको पढ़ेंगे तब वो चीजें सरल होती हैं, है कि नहीं? तो ऐसे ही इसका भी है, वाच्य का भी। तो चलिए कर्तृवाच्य को हम पढ़ते हैं। इसमें देखिए जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। सिंपल सी लाइन है, इसी को मैंने आपको समझाया भी है कि कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। अब बात करें कर्तृवाच्य के वाक्यों में क्या क्या होता है, तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। कर्म की बात करें तो कर्म प्रायः जो है वो द्वितीया विभक्ति में होती है। और क्रिया जो होती है, क्रिया का पुरुष तथा वचन वो कर्ता के अनुसार होता है, यानी कि इसके अनुसार होता है जो प्रथमा विभक्ति में होता है। यही तीनों पॉइंट अभी मैंने आपको समझाया भी है। इसका एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कि मैंने देखिए एग्जाम्पल लिया है, यहाँ से आप समझिएगा। पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने कर्ता डाल दिया, ये कर्म है और ये क्रिया है। पहला एग्जाम्पल है सीता गृहम गच्छति। तो आप जानते हैं सीता जो है वो किसमें है? सीता जो है प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है, आप जानते हैं। और मैंने क्या बताया कि कर्ता जो है वो प्रथमा विभक्ति में होगी। तो
सीता जो है ये प्रथमा विभक्ति में है ना, प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द है। और बात करें कर्म की, तो आप जानते हैं कर्म जो होता है कर्तृवाच्य में वो प्रायः द्वितीय विभक्ति में होता है, तो गृहम जो है वो द्वितीय विभक्ति का है। तो सीता गृहम। अब क्रिया की बात करें तो क्रिया यहाँ पे लगी है गच्छति, और क्रिया इसके अनुसार लगाई गई है। कहा जाता है ना क्रिया जो होती है वो कर्ता के अनुसार लगेगी कर्तृवाच्य के वाक्य में। कर्तृवाच्य के वाक्य में क्रिया जो होती है प्रायः कर्ता के अनुसार ही चलती है। तो कर्ता जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो क्रिया भी जो है उसी में जाएगी, प्रथम पुरुष एक वचन में जाएगी। तो गच्छति का जब आप रूप चलाते हैं तो गच्छति गच्छता गच्छन्ति होता है ना, तो गच्छति बना कि नहीं बना, गच्छति प्रथम पुरुष एक वचन। समझ में आया। इसी तरीके से दूसरा मैंने लिया है अहम रामायणम पठामि। तो अहम जो है ये उत्तम पुरुष एक वचन का शब्द है, उत्तम पुरुष एक वचन का शब्द है ना अहम, तो अहम उत्तम पुरुष एक वचन का है, और रामायणम जो है ये द्वितीय विभक्ति में है। अब इसी के अनुसार जो है क्रिया लगेगी, क्योंकि ये कर्तृवाच्य का वाक्य है तो कर्ता के अनुसार क्रिया लगेगी। तो ये अहम है, ये उत्तम पुरुष एक वचन का शब्द है, तो पठामि जो है ये भी उत्तम पुरुष एक वचन में जाएगा। पठ का रूप आप पढ़िए, पठति पठता पठन्ति, पठसि पठता पठत, पठामि। पठामि उत्तम पुरुष में आया ना, तो पठामि पठाओ पठामा है, तो उत्तम पुरुष एक वचन चाहिए तो पठामि उत्तम पुरुष में चल जाएगा। तो ये समझ में आ गया आपको कि कैसे कैसे इसमें परिवर्तन होता है। कर्ता जिसमें कर्ता रहेगा उसी के अनुसार क्रिया चलेगी, ये चीज आप समझिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने इसका नीचे लिख भी दिया है कि उपर्युक्त दोनों वाक्यों के कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति तथा क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त है। और इसमें एक चीज है जो आप देख के पहचान सकते हैं, वो मैंने नीचे लिखा है कि इसमें क्रिया पठति गच्छति लिखसि पठामि के रूप में चलेगी। कहीं भी अगर आपको ये जो क्रिया है ना ये इस तरीके से दिख गई, गच्छति लिखति हसति पठति पठामि हससि, इस तरीके से अगर आपको कहीं पे क्रिया दिख गई, ती मात्रा लगी हुई, तो फौरन आप समझ जाइएगा ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। एक पहचान ये भी है इसकी पहचानने की कि ये वाक्य किसका है, तो ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। अब मुझे लगता है कि आपको कर्तृवाच्य समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कर्मवाच्य के बारे में। जो मैंने पढ़ाया है बस उन्हीं चीजों को मैंने लिखा भी है यहाँ पे। बात करें कर्मवाच्य की, तो कर्मवाच्य के वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। तो कर्मवाच्य के वाक्य में किसकी प्रधानता होती है भैया, तो ये होती है कर्म की प्रधानता। सिंपल सा आप समझ गए। अब आगे देखिएगा कर्मवाच्य के वाक्य में और क्या क्या होता है। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे कोई वाक्य है, उस वाक्य में जो कर्म होता है वो प्रायः प्रथमा विभक्ति में होगा। क्यों? क्योंकि ये कर्मवाच्य का वाक्य है, इसलिए। बात करें दूसरा पॉइंट, तो कर्मवाच्य के वाक्य का जो कर्ता होता है वो प्रायः तृतीया विभक्ति में होता है। तो कर्ता किस में होगा, तृतीया में होगा, क्योंकि ये कर्मवाच्य का वाक्य है। तो कर्मवाच्य के वाक्य में कर्म प्रथमा में होता है, कर्ता तृतीया में जाता है, ये समझिएगा। तीसरा पॉइंट है क्रिया का पुरुष तथा वचन कर्म के अनुसार होगा। क्यों कर्म के अनुसार होगा? क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता है। तो भैया जिसकी प्रधानता होती है क्रिया उसी को फॉलो करती है, ये भी बताए हैं। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है शब्दों के रूप में। क्रिया किसको फॉलो करेगी? जिसकी प्रधानता होती है। तो यहाँ कर्म की प्रधानता है तो क्रिया जो है कर्म के पीछे चल दी। जैसे जैसे क्रिया चलेगी वैसे वैसे कर्म चलेगा। समझ में आया? अभी आएगा, अगर नहीं आया तो एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है। पहला है बालकेन पुस्तकम पठ्यते। बालकेन पुस्तकम पठ्यते। तो आप जानते हैं बालकेन जो है ये किस विभक्ति में है? बालक का रूप चलाइए, बालक का रूप चलाइए। आप जानते हैं बालकः बालकम बालकेन, बालकः बालकम बालकेन। बालकेन किस में जा रहा है? तृतीया विभक्ति में जा रहा है ना, तो कर्ता तृतीया में आ गया जैसा कि नियम कहता है। तो कर्ता आपका चला तृतीया में। कर्म की बात करें तो पुस्तकम जो है ये कर्म यानी कि ये प्रथमा में है, और पुस्तक के अनुसार जो है यहाँ पे क्रिया लगी है पठ्यते।
पुस्तक के अनुसार यानी कि कर्म के अनुसार जो है यहाँ पे क्रिया लग रही है पठ्यते, तो ये किसमें चला गया, ये हो गया कर्मवाच्य का वाक्य। इसकी दो पहचान बहुत जरूरी है जो आप देख के तुरंत बता देंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई वाक्य लिखा है, सबसे पहले उसका कर्ता देखिएगा। अगर कर्ता तृतीया में है, जैसे बाल्किन ये तृतीया में है, रामेण यहाँ पे मान लिया रामेण लिखा है तो रामेण भी तृतीया में है, तो अगर तृतीया में है तो फौरन आप समझ जाएंगे कि ये कर्ता का नहीं, ये कर्मवाच्य का वाक्य है। और दूसरी पहचान क्या होती है, इसमें क्रिया जो होती है वो यते 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 के रूप में चलती है। पठति, गच्छति, लिखति, लिखसी इस रूप में नहीं चलती है, यते यते करके चलेगी। जैसे गम्यते, लिख्यते, पठ्यते, हस्यते, इस तरीके से इसका रूप चलता है। और हाँ, यते यते करके जो रूप चलता है ये आपका पता है, ये आपका कर्मवाच्य में भी चलता है और भाववाच्य में भी चलता है, दोनों में चलता है। कर्मवाच्य के वाक्य में भी क्रिया इसी तरीके से दिखेगी आपको, और भाववाच्य के वाक्य में भी क्रिया ऐसे ही दिखेगी, पठ्यते, गम्यते, लिख्यते, हस्यते, इस तरीके से। तो अब आप सोच रहे होंगे कैसे मैं पहचानूंगा कि ये कर्मवाच्य का है कि ये भाववाच्य का है, क्योंकि कर्ता भी तृतीया में होती है। तो इसकी जो सबसे बड़ी पहचान होती है भाववाच्य की, उसमें कर्म नहीं होता है। अगर किसी वाक्य में कर्म नहीं है और कर्ता तृतीया में है और क्रिया में यते 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 करके लिखा है तो फौरन समझिएगा वो भाववाच्य का वाक्य है। और अगर कर्म दिया है और क्रिया यते 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 लगी है और साथ ही कर्ता भी तृतीया में है तो समझ जाइएगा ये कर्मवाच्य का वाक्य है। और अगर क्रिया जो है पठति, गच्छति, लिखसी इस तरीके से चल रही है ती करके, तो आप समझ जाएंगे कि वो कर्तृवाच्य का वाक्य है और उसमें जो कर्ता होता है वो प्रायः प्रथमा विभक्ति में होता है। समझ में आई बात कि नहीं आई? मुझे लगता है इतने सरल शब्दों में मैं बता रही हूँ तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि किसमें क्या होता है। अब चलिए भाववाच्य को भी हम देख लेते हैं। इसमें मैंने एक दो पॉइंट लिख दिया है और कि आपको समझने में आसानी रहे कि कर्मवाच्य व भाववाच्य में क्रिया पठ्यते, गम्यते, लिख्यते, हस्यते के रूप में चलती है। तो किसमें किसमें, अभी जो मैं आपको बताई हूँ वही चीज मैंने लिखा भी है कि कर्मवाच्य के वाक्य में और भाववाच्य के वाक्य में जो क्रिया आपको देखने को मिलेगी वो प्रायः किस रूप में चलती है, पठ्यते, गम्यते, लिख्यते, हस्यते, इसी रूप में चलती है। ठीक है, लेकिन पहचान कैसे करेंगे? अगर कर्म है उसमें तो वो कर्मवाच्य का वाक्य है, अगर कर्म नहीं है तो वो भाववाच्य में चला जाएगा। आंख बंद करके आप लगा के चले आइएगा, वो भाववाच्य में ही जाएगा। अगर उसमें कर्ता जो है तृतीया विभक्ति में है और भाव जो है कर्म उसमें नहीं है तो। आगे देखिएगा, उपर्युक्त वाक्यों में कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म में प्रथमा तथा क्रिया में क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार चलेगी। जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया है उसी के बारे में बात हो रही है। अब हम बात करते हैं भाववाच्य की। तो भाववाच्य की अगर हम बात करें तो देखिए, भाव का अर्थ होता है क्रिया। जो अभी मैं आपको बताई हूँ, भाव का सिंपल सा साधारण सा अर्थ क्या होता है, वो होता है क्रिया। कहते हैं जिस वाक्य में भाव यानी कि क्रिया की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। तो देखिए, भाववाच्य का वाक्य है तो उसमें क्रिया की प्रधानता होगी, कर्तृवाच्य का वाक्य था तो उसमें कर्ता की प्रधानता थी, और कर्मवाच्य का वाक्य था तो उसमें कर्म की प्रधानता थी। तो वैसे ही भाववाच्य के वाक्य में भाव को ही क्रिया कहते हैं तो इसमें क्रिया की प्रधानता है। अब भाववाच्य में क्या क्या नियम रहते हैं जो हम इसमें पहचान सकते हैं? तो सबसे बड़ी पहचान जो सबसे पहली है वो ये है कि कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे कि हमने कर्मवाच्य में पढ़ा था कि कर्मवाच्य में भी कर्ता तृतीया में होती है, भाववाच्य में भी कर्ता तृतीया में होती है, दोनों में सेम सेम है। फिर अंतर कहाँ है? अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की होती है, एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। इसमें जो क्रिया होती है भाववाच्य की वो प्रायः प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। क्यों? क्योंकि भाई इसी की तो प्रधानता है। जब क्रिया की प्रधानता है तो क्रिया तो प्रथम पुरुष में ही होगा और एक वचन में ही प्रयोग होती है। बात करें भाववाच्य, आगे जो अगला पॉइंट दिया है कि भाववाच्य में कर्म का अभाव होता है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें भाववाच्य का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो भाववाच्य के वाक्य होते हैं उसमें कर्म का अभाव होता है, कर्म नहीं पाया जाता है।
यही सबसे बड़ी पहचान है भाववाच्य की। ठीक है, बाकी सारी चीजें कर्मवाच्य की तरह ही भाववाच्य का भी है, बस यही है कि इसमें कर्म नहीं पाया जाएगा तो ये भाववाच्य में चला जाएगा। अगला पॉइंट मैंने लिख दिया है कि अकर्मक, अकर्मक यानी कि कर्म रहित, अकर्मक यानी कि इसमें कर्म नहीं है, यानी कि कर्म रहित धातुओं से ही भाववाच्य होगा। जिसमें कर्म नहीं होगा वही तो भाववाच्य बनेगा। एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा है, जैसे यहाँ पे मैंने कर्ता इधर क्रिया कर दिया है, क्योंकि इसमें कर्म नहीं होता है भाववाच्य के वाक्य में, तो कहीं मैंने कर्म लिया नहीं लिया ना। तो जैसे कर्ता है, ये तृतीया में है, आपने पढ़ा है ना, अहम माम मया, रूप याद किया है, अहम माम मया मह्यम मते मम मही रे, अहम माम मया मह्यम मते मम मही रे, इस तरीके से आपने याद किया था ना। तो मया जो है वो तृतीया में है, और कहा गया है नियम कि कर्ता जो होता है वो तृतीया में होता है, तो मया है। और यहाँ पे देखिए हस्यते, ये एक वचन में है, तो हस्यते, इसमें भी यते आया ना, इसमें भी यते आया। तो आप कहेंगे यते उसमें भी था, लेकिन भैया उसमें था पर इसमें कर्म नहीं है, इसमें कर्म नहीं है, तो ये किसमें चला गया, भाववाच्य में चला गया। रामेण तृतीया में है, इसमें हस्यते इसी के अनुसार चला, और इसमें भी यते लगा है, फौरन आप पहचान लेंगे। ठीक है, त्वया, त्वया भी जो है ये कर्ता जो है तृतीया में है, स्थिते, स्थिते ये जो है प्रथमा एक वचन में है, और ये बात करें इसमें भी यते लगा हुआ है। तो यते लगा हुआ है यानी कि क्रिया जो है, क्रिया में यते 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 लगा है, यानी कि आप देख के ही बता देंगे या तो ये भाववाच्य का है या तो ये कर्मवाच्य का है। चूंकि यहाँ पे कर्म नहीं है इसलिए ये सारी जो वाक्य हैं वो किस में जाएंगे, वो आपके भाववाच्य में जाएंगे। मैंने ट्रिक लिख दी है कि आप पहचान सकिए। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि यते यते क्रिया में लगेगी, अगर कर्म है तो वो कर्मवाच्य का वाक्य है, कर्म ना हो तो वो भाववाच्य में भाववाच्य का वाक्य बनेगा। तो ये चीजें आपको समझ में आई कि कर्तृवाच्य की पहचान हम कैसे करेंगे देखकर, कर्मवाच्य की कैसे करेंगे और भाववाच्य की कैसे करेंगे। सिंपल सा याद रखना है कि कर्तृवाच्य जो होती है उसकी जो क्रिया होती है पठति लिखति हसति इस तरीके से चलती है, और कर्मवाच्य और भाववाच्य के वाक्य में जो क्रिया होती है वो यते यते करके देखने को मिलेगी। बस क्या है, अगर उसमें कर्म होगा किसी वाक्य में तो वो कर्मवाच्य का वाक्य हो जाएगा, अगर कर्म का अभाव होगा यानी कि कर्म नहीं होगा और क्रिया यते यते के रूप में होगी तो वो भाववाच्य में चला जाएगा। और इसका जो कर्ता होता है प्रायः तृतीया विभक्ति में होता है, और उसके बाद अगर प्रथमा में है तो वो कर्तृवाच्य में चला जाएगा। तो ये सिंपल सी इसकी पहचान है। तो मुझे लगता है अब आपको इससे ज़्यादा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वाच्य में इतना आपको समझ में आ गया है। तो अब आपको कहीं और भटकने की वाच्य नहीं समझ में आ रहा है, कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद जो है हम देखेंगे कि कैसे वाच्य परिवर्तन किया जाता है, कि कर्तृवाच्य का वाक्य है तो उसको हम कर्मवाच्य में कैसे बनाएंगे, कर्मवाच्य का है तो उसको भाववाच्य में कैसे करेंगे, या भाववाच्य का है तो उसको कर्तृवाच्य में या कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो ये इसकी जो क्लास है वो कल होगी। आज का क्लास जो है यहीं तक रखते हैं, इसके आगे कल हम देखेंगे, और कल जो है वाच्य आपका पूरा समाप्त हो जाएगा। और साथ ही साथ उससे मैं कुछ प्रश्नोत्तरी भी करा दूंगी ताकि आपको ये पता रहे कि यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं। देखिए मैं लास्ट में सभी की प्रश्नोत्तरी कराती चल रही हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि व्याकरण, संस्कृत व्याकरण से जो प्रश्न आते हैं वो किस तरीके से परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैंने वाच्य के बारे में अभी बताया, क्योंकि देखिए वाच्य जो है देखने में तो लगता है लेकिन थोड़ा सा घूम फिर के रहती है चीजें ना, ये इसमें है तो उसमें नहीं है, उसमें है तो इसमें नहीं है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही सरल है वाच्य, इसलिए मैंने इसको आराम से पढ़ाया। और कल हम इसके परिवर्तन को देखेंगे, कैसे इसका रूप परिवर्तित करते हैं, और उसके बाद इससे बनने वाले जो प्रश्न अभी तक परीक्षा में बने हैं उनको भी साथ में देखेंगे। बाकी फिर कल आपका वाच्य समाप्त हो जाएगा और उसके बाद 1-2 दिन की और क्लास है, फिर हम चलेंगे हिंदी में। और हिंदी में अगर हम बात करें तो कल किसी ने कमेंट किया था मुझे, कोई आरडी करके हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि मैम जो है उपन्यास की ट्रिक बताइए, उपन्यास को ट्रिक से पढ़ाइए।
तो बाकी तो और किसी का कमेंट नहीं आया है, तो मैंने सोचा कि अब इसके बाद जो है मैं उपन्यास को ट्रिक से पढ़ाऊंगी, ताकि परीक्षा में जो जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जिनके जल्दी याद नहीं होते, देखिए जिसके जिसके याद रहते हैं उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, वो सभी लोग रट चुके हैं, लेकिन जिनके उपन्यास थोड़े टफ पड़ते हैं और याद नहीं होते हैं जल्दी से, उन उपन्यासों की मैं ट्रिक से याद कराने का प्रयास करूंगी। और अगर आप में से किसी के पास कोई ऐसे लेखक हैं जिनके रचनाएं आपको नहीं याद होती हैं या उपन्यास नहीं याद होता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उनको ट्रिक से याद कराने का प्रयास करूंगी। तो जब आप मुझे बताएंगे तभी मैं बता पाऊंगी, अन्यथा मैं अपने हिसाब से ही कराऊंगी, जो मुझे समझ सही लगेगा कि हाँ यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इनको ट्रिक से याद कराना जरूरी है। तो चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं फिर शाम 6 बजे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।